मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो हमारा क्लास है वो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत और शिक्षा, जो कि बीए बीएड, बीएससी बीएड प्रोफेशनल और बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 2 है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। उसमें जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा था प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रक्रिया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है यानी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। हमने देखा था कि जो पहला था कि शिक्षा प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन ए डायनामिक प्रोसेस, यानी शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि ये समय, स्थान, आवश्यकता, परिस्थिति सभी के माध्यम से क्या है बदलते रहते हैं और सभी जगह इसका विकास होते रहता है, यानी ये गतिशील प्रक्रिया है। हमने दूसरा देखा था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। किसके अनुसार? तो एडम्स महोदय ने कहा था, और किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था। इन दोनों ने शिक्षा को क्या कहा था? बाइपोलर। बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय। इनका कहना था, रॉस महोदय और एडम्स महोदय का कहना था कि ये शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी इसमें दो ध्रुव है। पहला ध्रुव होता है एक ध्रुव जिसपे होते हैं हमारे शिक्षक, हमारा दूसरा ध्रुव होता है जिसपे होते हैं हमारे छात्र, और इन दोनों के माध्यम से शिक्षा का जो क्रिया है वो पूरा होता है। जिस तरह एक मैग्नेट में, एक चुंबक में दो ध्रुवों का होना जरूरी है, उसी तरह शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना जरूरी है। ऐसा किसका कहना था? एडम्स महोदय और रॉस महोदय का। उन्होंने कहा कि एडम्स महोदय ने कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं और क्या होता है जिससे दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन आता है, विकास होता है। रॉस महोदय ने कहा चुंबक के समान शिक्षा की प्रक्रिया में दो ध्रुव होना आवश्यक है, जिसमें एक ध्रुव पे शिक्षक होंगे, दूसरे पे छात्र होंगे। शिक्षक क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। शिक्षार्थी क्या करेंगे? उसको सुनेंगे। शिक्षक लिखाएंगे, शिक्षार्थी लिखेंगे। शिक्षक पथ का क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। शिक्षार्थी क्या करेंगे? उसका अनुगमन करेंगे। तो हमने इन दोनों को अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में देखा था। आज जो हम देखेंगे वो है कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस। हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉन डीवी। उन्होंने शिक्षा को द्विध्रुवीय न मान करके त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। उनका कहना है कि शिक्षा दो ध्रुव से पूर्ण नहीं हो सकता, उसके लिए एक तीसरा ध्रुव का होना आवश्यक है, जो है हमारा पाठ्यक्रम। ये जो जॉन डीवी थे उनका शिक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। वो आपको हर जगह अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि हिंदी में उनके नाम को इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, जॉन डीवी।
इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये जो जॉन डेवी थे, उन्होंने शिक्षा को द्विध्रुवीय न मान करके त्रिध्रुवीय माना है। तो हम देखते हैं कि इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में क्या क्या होता है। उन्होंने कहा कि पहला जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम। हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है शिक्षक का, यानी टीचर। हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है, तीसरा जो ध्रुव होता है वो होता है स्टूडेंट का, यानी छात्र का। अब ये जॉन डेवी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये हमारा जो बीएड का एग्जाम हो, एमएड हो, एमफिल हो, पीएचडी हो या नेट हो, डीएलएड हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जॉन डेवी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इस शिक्षा में। वे एक महान शिक्षा शास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1859 यानी 1859 में अमेरिका का एक शहर है बर्लिंगटन, अमेरिका के बर्लिंगटन नामक शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु, इन्होंने शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी मृत्यु 1 जून 1952 न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। इन्होंने बहुत अपना जो जीवन का ज्यादातर टाइम अध्यापन में बिताया था। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, मिनेसोटा विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। एक लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया था। उन्होंने शिक्षा को, जैसे उन्होंने उनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं उन्हें समझ करके ही उन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया था बच्चे को समझने के लिए कि बच्चा क्या चाहते हैं, किस तरह पढ़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम था यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें इन्होंने 4 से 14 ईयर तक के बच्चों को 4 से 14 ईयर तक के बच्चों का क्या किया, अध्ययन किया। उन्होंने इस स्कूल का खोलने का उनका एकमात्र उद्देश्य ही यही था कि ये जो 4 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह सोचते हैं, किस तरह शिक्षा में उनकी रुचि होती है। तो उन्होंने पाया कि जो पेरेंट्स हैं उनका मानना था कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले अपने बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए कि उनकी रुचि किस चीज़ में है, उनकी योग्यता क्या है, उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने से पहले पेरेंट्स को बच्चे को जानना जरूरी है, ऐसा उन्होंने पाया। उन्होंने बच्चा जो है उनका मानना था कि अगर कोई भी बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसमें रुचि है या नहीं, उसके बाद ही, क्योंकि उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी बाल्य केंद्रित शिक्षा पर भी उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका मानना था कि ये जो शिक्षा है उसका आधार क्रियापरक होना चाहिए। अब यहाँ क्रियापरक हम समझते हैं। उनका कहना था कि बच्चे को जब शिक्षा देते हैं वो क्रियापरक होना चाहिए, यानी इसमें हस्तकला,
शिल्पकला, इन सभी को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि हमारा एनसीएफ भी कहता है कि करके सीखना। बच्चे जो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने अनुभव के द्वारा जो कर रहे हैं, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए उनका भी मानना था कि ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो बच्चों के लिए काफ़ी सही है। उन्होंने तब इस पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, बच्चों से संबंधित उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, स्कूल ऑफ टुमारो और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इन्होंने लगभग 30 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों में से ये जो सभी पुस्तकें हैं, द स्कूल एंड सोसाइटी या द चाइल्ड एंड करिकुलम या फिर हाउ वी थिंक, ये सब इन्हीं का लिखा हुआ, किसका, जॉन डेवी का लिखा हुआ पुस्तक है। इनका कहना था कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। अब ये अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया किस तरह है? तो मान लेते हैं कि एक बच्चा है, जिस चीज को वो नहीं जान रहा है और वो शिक्षा के माध्यम से अगर सीख रहा है, तो जिस तरह से जीवन चल रहा है उस तरह से उसके अनुभव में भी वृद्धि हो रही है। जो चीज वो नहीं जान रहा था वो उसको भी जान रहा है। तो क्या है, उनका कहना था कि शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में ये जो शिक्षण कार्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता। अतः ये जो तीनों है, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी, इन तीनों का क्या है, ये अंतर संबंधित है। अब ये तीनों अंतर संबंधित किस प्रकार होंगे, यानी इन तीनों का समान भागीदारी होगा, समान महत्व होगा। ये अगर यहाँ हम मानते हैं कि ये हमारा पाठ्यक्रम है यानी करिकुलम, तो इससे संबंधित हमारा जो होगा वो टीचर, जो कि इन दोनों से जुड़े हुए होंगे। और हमारा तीसरा पॉइंट जो आता है छात्र यानी स्टूडेंट। ये तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, इंटररिलेटेड होंगे, यानी अंतर संबंधित होंगे। ये एक के नहीं रहने से शिक्षण प्रक्रिया जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। मान लेते हैं अगर हमारा पाठ्यक्रम नहीं हो, तो क्या जो अभी हम रूटीन फॉलो करते हैं कि हमारा साइंस सब्जेक्ट है वो इतने मिनट तो आना चाहिए, हमारे क्लासरूम में जो पीरियड्स आते हैं कि 40 मिनट्स के, वो इतने देर का होना चाहिए, हमारी छुट्टी इतने बजे होगी, ये सब क्या इसी के अंतर्गत आता है। अगर स्टूडेंट ही ना हो तो शिक्षक किसको पढ़ाएंगे, अगर शिक्षक ही ना हो तो हमारा पथ प्रदर्शक कौन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है, टीचर है और स्टूडेंट है, ये तीनों क्या है, अंतर संबंधित है, इंटररिलेटेड है। इन्होंने बिना वर्ग भेद का, यहाँ बिना वर्ग भेद कहने से तात्पर्य है कि किसी भी वेशभूषा, जाति, समुदाय, अमीरी गरीबी, इन सभी को छोड़ करके इनका मानना था कि सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इनके अनुसार जो था कि क्रियापरक शिक्षा होना चाहिए, वो हमारे भी जो शिक्षाविद, हमारे भी देश के जो शिक्षाविद हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने भी बालक का क्रियापरक यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी करके सीखना, इस पे उन्होंने भी जोड़ दिया था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी बालक के क्रियापरक यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को महत्वपूर्ण माना था। उनका भी मानना था कि बच्चे जो हैं वो करके अपने अनुभवों को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो जॉन डेवी का चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जो महत्वपूर्ण है। जॉन डेवी ये जो तीसरा पॉइंट दिए थे पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम में ये आखिर ये पाठ्यक्रम किस तरह से आया, तो उसको समझते हैं। इन्होंने कहा था कि जब शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है तो ये पाठ्यक्रम किस तरह से आया, तो इनका कहना था कि शिक्षक और शिष्य के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व है, उस तीसरे तत्व का नाम है सामाजिक शक्तियाँ। सामाजिक शक्तियाँ यानी सोशल पावर।
हम विस्तृत रूप से क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये सामाजिक शक्तियाँ किस तरह कार्य करती हैं। तो जो बच्चे हैं, पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम वो जो हम स्कूल में फॉलो करते हैं वही होता है। हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, उनका कहना था, ये उन्होंने पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कहा कि वे पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें हम विद्यालय या फिर उसके बाहर प्राप्त करते हैं। वे समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो बालक के, ये जितने भी अनुभव है, ये या तो स्कूल के हो या स्कूल के बाहर हो, ये जितने भी अनुभव है वे सभी क्या करते हैं, बालक के सामाजिक, सांवेगिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये जितने भी जो है उन सभी में क्या करते हैं, विकसित करने में सहायता करते हैं, इनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रो एंड क्रो महोदय कहे थे कि बालक के ये पाठ्यक्रम जो है वो बालक के विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर जितनी भी क्रियाएं वो करते हैं। अब विद्यालय के बाहर कौन सी क्रियाएं करेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा, तो हमारा होगा नैतिक शिक्षा, वो हमारा होगा आध्यात्मिक शिक्षा। ये स्कूल के साथ साथ हम स्कूल के बाहर भी इसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इनका मानना था कि इन्होंने कहा कि सामाजिक, ये जो सामाजिक तत्व है जहाँ से ये पाठ्यक्रम आया है, उस पर बल देते हुए डिवे ने लिखा है कि बालक को उस समाज, तो डिवे ने शिक्षा के सामाजिक तत्व को महत्व दिया है, क्योंकि समाज द्वारा ही बच्चों में सामाजिक कुशलता और सामाजिक स्वीकृत आचरण का विकास होता है। इसी के फलस्वरूप वे सामाजिक प्राणी बनते हैं। अतः सामाजिक तत्व शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। अब हमने इस चीज को देखा कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, वो कैसे। अब जो हम देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। यानी एजुकेशन ए मल्टीपोलर प्रोसेस। अब ये कैसे है, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। ये किस तरह से है, हम इसको अब देखते हैं। ये जो शिक्षा है वो मानव के एक पहलू का विकास न करके अनेक पहलुओं का विकास करती है। ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित व्यक्ति है उनके एक ही पहलू पे, उनके एक ही जो उनका पसंद है उसकी विकास हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अनेक पहलुओं का विकास करती है, इसलिए हम शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया भी कहते हैं। अब ये शिक्षा जो बहुमुखी प्रक्रिया है वो किस प्रकार है उसको हम देखते हैं। इसके बहुत से आयाम हैं। जिसमें हमारा आता है सामाजिक, यानी सोशल। हमारा एक आता है साइकोलॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक। इसके ये अलग अलग आयाम हैं। हमारा आता है नैतिक, यानी मोरल।
हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है राजनीतिक, यानी पॉलिटिकल। एक हमारा आता है सांवेगिक, यानी इमोशनल। अब ये जो हमारे आयाम्स हैं, आयाम जो हैं हमारे, ये किस तरह शिक्षा को बहुमुखी बनाते हैं, ये क्या है? पहला हमारा सामाजिक है, दूसरा हमारा मनोवैज्ञानिक है, तीसरा हमारा आध्यात्मिक है, चौथा हमारा नैतिक है, पांचवा हमारा राजनीतिक है, छठा हमारा क्या है? सामवेगिक है। एक और आता है जिसको कहते हैं वैज्ञानिक। तो इस प्रकार शिक्षा क्या है? विभिन्न पहलुओं से मिलकर के बना है, इसीलिए शिक्षा बहुआयामी है। अब ये समाज से किस तरह से, तो हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। हमारा जो भाषा है, हम जो बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? हमारे समाज से आता है। हमने सीखा, ग्रहण किया, हमारा ये क्या हुआ? सामाजिक आयाम हुआ। मनोवैज्ञानिक आयाम किस तरह से? तो हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज को फील करना, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक आयाम है। हमारा ये हुआ स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक कहने से क्या तात्पर्य है? तो वैसा जो सोच हमारे मन से हो रहा है। ये अध्यात्म किसके किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं? आत्मा, परमात्मा, जिसको हम देख नहीं रहे हैं लेकिन उसको क्या हम मान रहे हैं, वही क्या होता है? अध्यात्म। एक यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम मीरा की बात करें तो वो उनका जो प्रेम था, वो प्रेम क्या है? दिखता नहीं है। तो उनका प्रेम क्या था? आध्यात्मिक था। जो उनका कृष्ण के साथ प्रेम था वो क्या था? स्पिरिचुअल था। वर्तमान समय की तरह नहीं कि फेसबुक वाला, उसको हम स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल किसको कहते हैं? जो मन से, आत्मा से जो लगाव होता है उसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है नैतिक, यानी मोरल। ये क्या है? अगर हम किसी के रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों का, जैसे अगर कोई बड़ा इंसान है उसको आप कहना है, कोई बड़े इंसान आए हमारे यहाँ, हम उनको पहचान नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी उनसे अच्छे तरीके से हमने बात की, ये क्या है? ये हमारी नैतिकता है। इसको भी हमने कहाँ से सीखा है? समाज से। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इसी तरह वैज्ञानिक, राजनीतिक, सामवेगिक। अब यहाँ हम एक देखते हैं, इसको समझते हैं। सामवेगिक क्या है? ये जो संवेग है, इमोशन है, वो क्या है? जो कुछ क्षण के लिए है, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, जो कुछ क्षण के लिए है उसको क्या कहते हैं? सामवेगिक कहते हैं। वैसे मूल रूप से संवेग कितने हैं? 14 हैं। मूल रूप से संवेग 14 हैं, लेकिन हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.B. वॉटसन। कौन थे? J.B. वॉटसन। उन्होंने कहा कि ये जो संवेग है ना, वो मूल रूप से 3 प्रकार के हैं, और वो क्या है? जन्मजात है। वो 3 कौन कौन से संवेग है? तो वो है हमारा भय, दूसरा है घृणा, और तीसरा है प्रेम। इनका कहना था कि ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों संवेग है वो क्या है? जन्मजात है, यानी जन्म के समय ही बच्चे में ये इनेट होता है। अब होता है किस तरह, उसको हम देखते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म लिया है लेकिन अगर उसे कुछ परेशानी हो रही है, वो गुस्से में क्या रोएगा, कभी हंस रहा है, कभी क्या है कि वो अपने इच्छाओं को, कभी अगर अचानक से कोई तेज आवाज आई तो क्या करता है? वो डर जाता है। तो क्या है? ये क्षणिक है। संवेग जो है वो क्या है? क्षणिक है। वैसे संवेग के 14 प्रकार है, लेकिन J.B. वॉटसन मूल रूप से भय, घृणा और प्रेम को संवेग मानते हैं। ये जो आधुनिक युग में शिक्षा की अवधारणा को बड़े व्यापक रूप में अनुभूत किया गया है। बिल्कुल हर जगह शिक्षा है। वो आज का जो शिक्षा है, आज के शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं, सुविधा के अनुसार मनुष्य की समस्त आयु के अनुकूल बनाने पर बल दिया जा रहा है। वो किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र के व्यक्ति का हो, वो क्या उन सभी के लिए बल दिया जा रहा है। इसलिए उसे समस्त शिक्षा के वास्तविक प्रयोजन, ये जो जितने भी शिक्षा है उन सभी के जो वास्तविक प्रयोजन हैं, जिसमें क्या क्या आता है? व्यक्तिगत अधिगम, स्वाध्यापन, स्वप्रशिक्षण,
यानी क्या, पर्सनल लर्निंग, सेल्फ स्टडी, सेल्फ ट्रेनिंग, ये क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आरंभ से एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक अभिविन्यास किया जा रहा है। ये जो अभी का जो शिक्षा है उसको, इस शिक्षा को एक ये एक भवन के अंदर दीवारों तक सीमित नहीं किया गया है, इससे सभी जगह, सभी पर्सपेक्ट में, जैसे कि सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हो, नैतिक हो, वैज्ञानिक हो, राजनीतिक हो या सामवेगिक हो, इन सभी पर्सपेक्ट में क्या, इन सभी रूप में देखा जा रहा है। ये सभी जरूरी है, जितने भी हैं इन सभी की शिक्षा में जरूरत है। इसलिए क्या है, शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ये जंगल में कुछ मुख्य प्राणी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जंगल के अन्य प्राणियों के लिए एक पाठशाला का निर्माण करें। तो उन्होंने इस पाठशाला को निर्माण करने के लिए, इस विषय पे बातचीत करने के लिए एक बोर्ड का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने उस बोर्ड की एक प्रॉपर मीटिंग रखी, वहाँ उसमें उन्होंने एक पाठ्यक्रम बनाया, यानी करिकुलम बनाया, जिसमें उस करिकुलम में उन्होंने चर्चा किया कि आखिर इस पाठ्यक्रम में किन किन विषय को रखा जाएगा। तो उसमें डिसाइड किया गया कि हमारा जो विषय होगा उसमें होगा, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय जो होंगे वो होंगे आसमान में उड़ना, पानी में तैरना, बिल खोदना या फिर उड़ान भरना। ये सब क्या उनके सब्जेक्ट्स थे। जिस प्रकार हमारे शिक्षा में क्या होते हैं, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, लेकिन उनकी जो पाठशाला थी उस पाठ्यक्रम में ये निर्धारित किया गया कि उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे क्या होंगे, उड़ना, तैरना, बिल खोदना, पेड़ पे चढ़ना, ये सभी थे। उसके जो मूल स्टूडेंट थे उसमें एक थी चिड़िया, उस में रखा गया उस पाठशाला में, एक थी गिलहरी, एक थी मछली और एक और मछली थी जो कि थोड़ा बीमार थी, यानी इल फिश थी वो। सभी ने साल भर पूरा अच्छे से तरीके से पढ़ाई किया। सभी ने पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जब समय आया एग्ज़ाम का, तो जो चिड़िया थी, यानी जो उस स्कूल के स्टूडेंट थे, जो चिड़िया, वो क्या की, वो उड़ान भरी। उसका जो सब्जेक्ट आया उड़ने का, तो उसने उसमें ए ग्रेड हासिल कर लिया, क्योंकि क्या उसको उड़ान अच्छे तरीके से आ रहा था, उसमें उसने A+ ले लिया। जब उसी चिड़िया की बारी आई बिल खोदने की, यानी उसका जो दूसरा सब्जेक्ट था बिल खोदना, जब उस चिड़िया की वो बिल खोदने की जब बारी आई तो वो अपने चोंच से क्या किया, खोदना शुरू किया, पंख इधर उधर करके। वो कोशिश तो बहुत किया, लेकिन निष्कर्षतः क्या हुआ, उसके चोंच टूट गए, वो घायल हो गई। और इस वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो अपना जो उसका विषय था जिसमें वो A+ लाई थी, यानी उड़ना, उसमें भी C आने लगे उसके। ठीक इसी तरह जो मछली थी, उसका था जो सब्जेक्ट, यानी उसको तैरना अच्छा आता था, तो तैरने वाले सब्जेक्ट में क्या की वो बहुत ही अच्छे से उसमें A+ ले आई, आसानी से ले आई। लेकिन जैसे ही उसको ज़मीन पे आके पेड़ पे चढ़ने की जो सब्जेक्ट था उस पे जैसे ही बात आई कि जो पेड़ पे चढ़ना है ये वाले सब्जेक्ट में, उसका भी वही हाल जो चिड़िया का हाल। इस तरह सभी जो उस पाठशाला के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी का यही हाल हुआ। लेकिन वहीं पर एक कुत्ता बैठा था, तो वो बोला कि मैं तो एडमिशन ही नहीं लिया, मैंने फ़ी भी नहीं भरा। क्योंकि ये जो बोर्ड था उसने भौंकने को तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित ही नहीं किया। तो मतलब कुत्ता का कहना था कि मैंने पूरे साल बोर्ड से ये रिक्वेस्ट कर रहा था मैं कि भौंकना भी सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम का। क्योंकि वो जिस तरह से चिड़िया उड़ सकती थी, मछली तैर सकती थी, खरगोश बिल बना सकता था, गिलहरी पेड़ पे चढ़ सकती थी, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स थे, अगर भौंकना भी अगर सब्जेक्ट होता तो क्या है ना कि कुत्ता भी उसमें पार्टिसिपेट करता और वो उसमें आगे जाता।
लेकिन क्या है, और सभी में वो फेल कर रहा था। जैसे चिड़िया थी और सारे सब्जेक्ट्स यानी पानी में तैरने में, बिल खोदने में, इन सब में क्या फेल। लेकिन एक मछली थी जो कि ईल थी, वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा बहुत एक्टिविटी उसने सभी विषयों में किया, यानी तैरने में भी कर ली, कोशिश करके कुछ न कुछ एक्टिविटी की। और क्या हुआ, वो सबसे जब लास्ट में जब रिजल्ट आया तो उसमें वो पास कर गई। तो ये जो बोर्ड था, उसमें बड़ी खुश हुआ, उसके जो मेंबर थे बोर्ड के, उन लोगों ने कहा कि देखो हमने पाठ्यक्रम बनाया है, इतने जो कमज़ोर थे उसने भी टॉप किया। तो लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जो A+ लाया है वो दूसरे वाले में फेल है। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें इंटरेस्ट नहीं थी, वो उस चीज़ को कर नहीं सकता था जिसमें इंटरेस्ट है। तो वर्तमान में तो क्या ये सचमुच जो शिक्षा का जो प्रणाली था वो क्या बहुमुखी था? हमारा जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रहा है वो क्या है? बहुमुखी है। लेकिन क्या इन सभी बातों को ध्यान दिया जा रहा है? तो यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि करिकुलम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं यानी जितने भी बालक हैं वो सभी सब्जेक्ट में, यानी डांसिंग हो, रीडिंग हो, पेंटिंग हो, गेम हो, सभी चीज़ में प्रॉपर परफेक्ट नहीं हो सकता है। वो क्या है, कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ में उसकी कमी आएगी ही। लेकिन एक जरूर ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें वो क्या होगा, उसमें उसका हुनर बहुत ज़्यादा होगा। यानी अगर उस हुनर की पहचान कर ली जाए, अगर इस तरह से सभी चीज़ों को रखा जाए बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत, तो क्या है, एक न एक तो जो होगा जो उस बालक में, उसको पहचान कर लिया जाएगा। और उसको जब हम पहचान कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जो बालक है बिल्कुल चिड़िया की तरह क्या उसमें ऊंचाई पे जा सकता है, अपने पैशन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी जो हमारा शिक्षा जो था प्रणाली, उसमें क्या था कि अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, एक बच्चा है साइंस का, उसको मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट है लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन उसके सामने क्या है, अगर तुमको साइंस पढ़ना है तो केमिस्ट्री आना ही होगा, भले ही वो कितना भी अच्छा स्टूडेंट मैथ्स के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होता है, पीछे हो जाता है, किसकी तरह, चिड़िया की तरह। लेकिन हमारा जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है जो 2020 में, वो 1-2 साल बाद लागू हो जाए, उसमें क्या है कि जो बच्चे जैसे अगर मान लेते हैं कि एक बालक है, उसकी रुचि है मैथमेटिक्स में, तो पहले था कि इसके लिए केमिस्ट्री का होना जरूरी है, फिजिक्स का होना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर उस बच्चे की मैथ्स के साथ साथ उसका इंटरेस्ट जो है वो संस्कृत में है, उसका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, या फिर उसका इंटरेस्ट सॉन्ग में है, यानी जिस किसी में भी उसका इंटरेस्ट है उसको अपने सब्जेक्ट के साथ वो रख सकता है। तो ये क्या हुआ, बहुमुखी हुआ। पहले क्या था कि लिमिटेड थे, जिससे जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं और उसके साथ संस्कृत में भी अच्छे हैं, तो या तो वो मैथ्स में ही आगे बढ़ पाते थे और संस्कृत में बिल्कुल उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था। तो यही क्या है, शिक्षा क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है। लेकिन अभी जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें यही कमी था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसा गुण जरूर होता है जो जिससे वो अपने पैशन को प्राप्त कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे सभी चीज़ में महारत हासिल कर लें। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। दूसरा हम लोगों ने देखा शिक्षा क्या है, बहुध्रुवीय है, यानी बाइपोलर है। और हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें इसका एक पॉइंट है
कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि ये आपके लिए नया है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू। छत्तीस सेकंड